नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं विज्ञान में 9th क्लास का चैप्टर है पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में हम विशेष रूप से देखेंगे कि पदार्थ यानी द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के क्या क्या गुण हैं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी अवस्थाओं में क्या प्रभाव पड़ता है, दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, उदर्वपातन किसे कहते हैं, इन आदि सभी टॉपिकों के बारे में इस पाठ के अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पदार्थ। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ यानी कि द्रव्य, इसे द्रव्य भी कहते हैं और इस द्रव्य का अर्थ होता है मैटर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैटर, मैटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है ना। और पदार्थ क्या है? पदार्थ प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि के द्वारा हम उसे महसूस कर सकते हैं, तो हम उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का आपको समझ में आ गया। जैसे सबसे पहली बात तो यह है कि वो स्थान घेरना चाहिए, अर्थात उसका आयतन होना चाहिए। स्थान घेरना यानी जो स्थान घेर दिया मतलब उसका आयतन होना चाहिए। दूसरी बात, उसका द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान होना चाहिए। और हम बात करते हैं, हम कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं? तो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम इसे महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी होती है, प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनी होती है और पदार्थ सूक्ष्म कणों से यानी अति सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण यानी पदार्थ के कणों के गुण क्या है, अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जैसे अगर ठोस की ही हम बात करें तो ठोस में कण बहुत पास पास होता है। इस प्रकार से ठोसों में पैकिंग होती है, इनकी इस प्रकार से होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर कुछ संरचनाएं बन रही है। ये यहाँ पर देखो, ये भाग यहाँ पर खाली रह रहा है, तो ये जो खाली भाग है ना, ये रिक्त स्थान है। तो पदार्थ की किसी भी अवस्था के अंदर, चाहे वो ठोस अवस्था क्यों न हो, ठोस के अंदर कण बहुत पास पास होते हुए भी उसके बीच में यहाँ पर रिक्त स्थान पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, यानी इनके बीच में कुछ न कुछ आकर्षण बल होने की वजह से ही ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और पास पास आते हैं। अन्य कोई कारण नहीं हो सकता, इसके बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरी चीज है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कणों के बीच में निरंतर गतिशीलता होती है। ठोसों के अंदर ये गतिशीलता बहुत ही कम होती है, ये अपनी जगह पर केवल कंपन करते हैं। और द्रव के अंदर, ठोसों में द्रव के अंदर कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनमें गतिशीलता होती है। और गैस में कणों की गतिशीलता सबसे ज़्यादा होती है। और पदार्थ के कणों का एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विसरण। विसरण क्या है? ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, यानी एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। इसके बारे में और भी हम आगे देखेंगे। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हो गए। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी स्टेट है पदार्थ की, ठीक है ना। तो ये हम देखते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है ठोस यानी सॉलिड, और दूसरा है द्रव जिसका अर्थ होता है लिक्विड, और तीसरा है गैस।
ठीक है ना। तो पदार्थ की ये मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं मौजूद होती हैं और वैज्ञानिक अब चौथी और 5वीं अवस्थाओं के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। वे अवस्थाएं कौन कौन सी हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। पहली है प्लाज्मा, ये जो है ना इसके ऊपर भी विचार चल रहा है वैज्ञानिकों का। और 5वां है BEC, और BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, आप इसको यहाँ पर समझे केवल। यानी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। ये अवस्था अगर आपको पूछते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं तो सिर्फ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये 2 अवस्थाएं इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि और भी 2 होती है, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो ये 3 ही होती हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में, एक एक अवस्था को डिटेल में देखते हैं। हम बात करेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में हम देखते हैं ठोस अवस्था सॉलिड। देखो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में बहुत उच्च आकर्षण बल मौजूद होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, और हम कह सकते हैं कि इनका ठोस अवस्था में या हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों का जो आकार है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है ना। इन सभी बातों के आधार पर हम ठोस को बोल सकते हैं कि ये ठोस है या नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ ये मार्कर, तो ये एक ठोस है। मैं कहूँ ये बोर्ड, तो बोर्ड भी एक क्या है? ठोस है। अगर मैं कहता हूँ पानी, तो पानी ठोस नहीं है क्योंकि वो तरल अवस्था में है, बहता है, उसके कणों की संरचनाएं अलग हैं। मैं कहूँ टेबल, तो टेबल भी क्या है? तो टेबल भी एक ठोस है। पंखा, सब कुछ ठोस है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस में देखते हैं, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि ठोस का आकार, यानी आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन भी क्या होता है? निश्चित। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। ठोस का वॉल्यूम भी क्या होता है? निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है कि ये इतना ही स्थान घेरेगा, या और इसका आकार भी हमेशा ठोस का निश्चित होगा। उसके बाद में हम देखते हैं घनत्व। हम बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी की। घनत्व, तो घनत्व क्या है? तो घनत्व है किसी पदार्थ द्वारा या किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को उसका क्या कहते हैं? घनत्व। अब हम बात, यानी कि देखो ठोस में आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व उच्च होता है। ठोसों का घनत्व उच्च होता है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर के अंदर, 1 घन सेंटीमीटर किसे कहते हैं? इस प्रकार से देखना ध्यान से। जैसे 1 घन सेंटीमीटर किसे कहेंगे? 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। इतने स्थान के अंदर पदार्थ के जितने भी कण मौजूद है वो उसका घनत्व कहलाएगा। यानी एकांक आयतन, यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन के अंदर पदार्थ के जितने कण मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उसका घनत्व कहेंगे। तो ठोसों में घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर के अंदर आने वाले कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। अब हम बात करें कि ठोसों की संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? देखो, संपीड्यता का मतलब होता है कि दबाने की क्षमता। दबाने की क्षमता, यानी ठोसों को दबाने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। तो हम कहते हैं कि ठोसों में संपीड्यता नगण्य होती है, क्योंकि ठोस को आप कितना भी दबाओगे वो दबेगा नहीं, या तो अगर भंगुर है तो वो टूटेगा जरूर, लेकिन वो दबेगा नहीं। और इसके उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण, तो उदाहरण में हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे टेबल है, कुर्सी है, ये मेरा मार्कर है, मार्कर, बोर्ड, पत्थर इत्यादि। बहुत है, ठोस बहुत है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ठोस के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं द्रव की, द्रव अवस्था के बारे में।
हाँ, एक चीज़ और, ठोस में क्या होता है कि ठोस के कणों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जैसे एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, इस प्रकार से एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं कण। ठोस अवस्था के अंदर कण बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं लगभग। इस प्रकार से ये अवस्था इसमें, मतलब इस प्रकार की इसमें व्यवस्था होती है। तो ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, आकर्षण बल बहुत उच्च होता है। इनके बीच में ये जो कण है इसमें आकर्षण बल यानी चुंबक की तरह एक दूसरे को खींचते हैं, या आकर्षण बल इसमें बहुत सर्वाधिक होता है। और इनके बीच की दूरी तो नगण्य के बहुत नगण्य होती है, बहुत कम होती है। देखो ये है, इसमें क्या है, ठोसों के कणों की व्यवस्था है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं द्रव, किसकी बात करते हैं, द्रव यानी लिक्विड। हम बात कर रहे हैं लिक्विड यानी द्रव की। देखो द्रव में क्या होता है, वही 3-4 पॉइंट हमें याद रखना है। सबसे पहली चीज, द्रव किसे कहेंगे, तो द्रव में क्या होता है कि सबसे पहली चीज आकार। आकार, तो द्रव का आकार होता है क्या, किसी ने देखा होगा क्या द्रव का आकार होता है, तो नहीं, द्रव का आकार नहीं होता है। आप अगर द्रव को गिलास के अंदर डालेंगे तो वो गिलास जैसा दिखेगा, और अगर आप उसे कटोरी के अंदर डालेंगे तो द्रव जो है वो कटोरी के जैसा दिखेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर, आकार के अलावा यहाँ पर आयतन। तो आयतन जो है यानी इसका वॉल्यूम होता है निश्चित। इसका वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। इसमें हम देखें कि वॉल्यूम निश्चित कैसे होता है, यानी कि 1 लीटर द्रव है, चाहे 1 लीटर द्रव को आप किसी में भी डाल दो, यानी आप बड़ी बोतल में डाल दो, छोटी बोतल में डाल दो, अगर वो उसमें आ रहा है तो वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद में हम देखते हैं घनत्व। तो घनत्व यानी डेंसिटी। तो घनत्व, जो द्रव का घनत्व है ना, वो ठोसों की अपेक्षा, द्रव का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। विसरण में क्या होता है, विसरण में हम देखते हैं कि विसरण में एक चीज है यहाँ पर, ठोसों की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। विसरण की दर जो है वो ठोसों की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है। और हम देखते हैं कि द्रव में आकर्षण बल, द्रव के कणों के बीच में आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है, यानी आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होता है। उसके अलावा देखते हैं अंतराण्विक दूरी, यानी अंतराण्विक दूरी का मतलब यानी कि ठोस के जो द्रव के जो कण हैं उन कणों के बीच की जो दूरी है वो, उसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं अंतराण्विक दूरी। और अंतराण्विक दूरी अधिक होती है। द्रव के उदाहरण, इसमें उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे कि जल एक द्रव है। इसी प्रकार से सरसों का तेल, केरोसिन, दूध, पेट्रोल इत्यादि, ये सभी क्या कहलाएंगे, द्रव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्रव, ठीक है ना। इसमें बहने का गुण होता है, यानी द्रव एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं, याद रखना है ये चीज़ें। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, अगर देखें तो द्रव के अंदर कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है, कणों के बीच में रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है, कणों के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती हैं, आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए तो दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। और इसमें द्रव में कणों की जो व्यवस्था होती है उसकी वजह से उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है, घनत्व, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित कणों की संख्या को हम घनत्व कहते हैं, और 1 घन सेंटीमीटर के अंदर कणों की संख्या कम आएगी। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। किसके बारे में, गैस के बारे में। गैस अवस्था,
गैस अवस्था के बारे में। तो सबसे पहली चीज, गैस अवस्था में गैसों का जो आकार है वो आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। गैसों का आकार अनिश्चित होता है। उसी प्रकार से हम देखें आकार, इसमें आयतन, तो आयतन की बात करें तो आयतन भी अनिश्चित होता है। गैसों का आयतन अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि अगर आप गैस को किसी बोतल के अंदर भरेंगे तो वो बोतल के जितना स्थान घेर लेगी, अर्थात उसका आयतन बोतल के जितना हो जाएगा। यानी बोतल 1 लीटर की है तो उसका आयतन 1 लीटर हो जाएगा। अगर आप उसे किसी टंकी के अंदर गैस को भरते हैं, उतनी ही गैस को अगर टंकी के अंदर आप भरते हैं तो गैस के कण पूरी टंकी में फैल जाएंगे, अर्थात उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो गैस का आयतन बर्तन के आकार के हिसाब से उसका आयतन परिवर्तित होता है और उसका गैस का आकार भी अनिश्चित होता है क्योंकि आप जिसमें डालते हैं वो उसका आकार ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं विसरण के बारे में। तो गैसों में विसरण सर्वाधिक होता है। गैसों में विसरण सर्वाधिक होता है क्यों? क्योंकि गैसों के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कम, नगण्य होता है। इसलिए ये कण एक दूसरे को न के बराबर आकर्षित करते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और गति करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसलिए उसमें स्वतंत्र गति होने के कारण विसरण की दर सर्वाधिक होती है। और गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल नगण्य होता है। इसमें गैस के कणों का आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य, बहुत कम होता है। गैस के कणों के बीच की अंतराण्विक दूरी, कौन सी दूरी? अंतराण्विक दूरी जो है वो कम ठोसों से अधिक होती है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा अगर हम बात करें गैस का घनत्व के बारे में बात करते हैं। गैस का जो घनत्व है वो घनत्व ठोसों एवं द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ठोसों व द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। बहुत कम। इस घनत्व का मतलब कणों का, यानी कि एक घन सेंटीमीटर के अंदर कणों की संख्या, यानी कि 1 घन सेंटीमीटर में कणों की संख्या गैस की बहुत कम होती है। इसलिए इसका घनत्व जो है ठोसों और द्रवों की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गैस के अंदर। गैस के उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण में बहुत सारी गैसें हैं। वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें हैं। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, हम बात करते हैं हीलियम गैस की, हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की, हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, हम बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड की, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, हम बात करते हैं फ्लोरीन की, हम बात करते हैं क्लोरीन की। तो बहुत सारी गैसें हैं वायुमंडल के अंदर, बहुत सारी गैसें हैं। तो ये सभी गैसें जो है ये इस अवस्था के अंदर गैस अवस्था में होती है। और हम देखें अब ठोसों में जो व्यवस्था होती है वो कणों की किस प्रकार से होती है। जैसे एक कण यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर होगा, पांचवा इधर होगा, छठा इधर होगा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से कण इसमें दूर दूर होती है और व्यवस्था का कोई पैटर्न नहीं होता है। तो ये जो अवस्थाएं होती है ये क्या होती है? तो गैस अवस्था होती है। अब हम बात करते हैं गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है। तो 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, एक तो CNG और एक LPG। क्या है? CNG गैस। तो CNG का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या बोलते हैं इसको? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि ये है हमारी CNG है। इसका मुख्य घटक जो होता है, यानी इसमें मुख्य कौन सी गैस होती है? मुख्य जो घटक है इसका मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। कौन सी होती है? मीथेन गैस इसका मुख्य घटक होता है। इसको दबा करके यानी संपीड़ित करके, इसको कंप्रेसित करके यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। दूसरा है LPG। क्या है? LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ये है हमारे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हम इसके बारे में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था पर तापमान का प्रभाव कैसे पड़ता है? देखो, आप सभी जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल के कारण 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। यानी जिसमें आकर्षण बल सर्वाधिक होता है वो ठोस अवस्था में होगा, उससे थोड़ा सा कम आकर्षण बल होगा तो वो द्रव अवस्था में होगा, और सबसे कम कणों के बीच में आकर्षण बल है तो वो गैसीय अवस्था होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच में जो ये आकर्षण बल होता है उसी के कारण इसमें ये इस प्रकार की जो अवस्थाएं मौजूद होती है। अब हम देखते हैं कि ये अवस्था का परिवर्तन कैसे हो सकता है तापमान से। तो एक बात देखते हैं, अगर जैसे ठोस है तो ये ठोस में इस प्रकार से कणों की अवस्था होगी, यानी ठोस में कण इस प्रकार से मौजूद होंगे। तो इन कणों को देखो, इस प्रकार का आकर्षण बल बहुत ही मजबूत आकर्षण बल होता है ठोस के अंदर, और ये बहुत पास होते हैं ये कण। इन कणों में आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हम तापमान का यूज कर सकते हैं। यानी इसको जब ताप दिया जाता है, यानी ठोस अवस्था को जब हम ताप देंगे तो इसमें जो कणों के बीच का जो ये आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल टूट जाएगा। आप देख सकते हैं अगर किसी चुंबक को भी आप गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें ये कणों के बीच में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, इसको हम तापमान को बढ़ा करके कम कर सकते हैं। तो जैसे ही ये तापमान बढ़ेगा तो ये कण दूर दूर होने लगेंगे। तो जैसे ही ये कण दूर दूर हो जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि द्रव के कणों की व्यवस्था इसी प्रकार की होती है। मतलब आप जान सकते हैं कि अगर आप ठोस को तापमान देते हैं तो इसमें कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है, यानी कि आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। तो ये जो ठोस था, ये ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव के अंदर। और अगर आप इसको और ताप पर गर्म करते हैं, इसको और गर्म करते हैं अगर आप, तो इसमें आकर्षण बल और ज्यादा कमजोर हो जाएगा और कण बहुत दूर दूर होने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से कणों की व्यवस्था होने लग जाएगी। तो ये जो अवस्था होगी ये होगी गैस अवस्था, यानी गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो तापमान परिवर्तन का इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। यानी ठोस में अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो ठोसों के बीच का आकर्षण बल टूट जाएगा और अंतराण्विक दूरियां बढ़ने लगेगी, जिसके कारण से ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और द्रव को और ताप देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से तापमान का इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम एक चीज, 2 टर्म यहां पर देखेंगे, एक तो है गलनांक और दूसरा है क्वथनांक। क्या है? क्वथनांक। तो गलनांक आप सभी जानते हैं, इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 2 प्रकार के यहां पर हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक के बारे में समझते हैं। यानी वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है, तो उस ताप को हम कहते हैं गलनांक। यानी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है उसे हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे हम बात करें कि बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है आपके यहां पर 273.16 केल्विन। तो इतना होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273.16। कहीं यहाँ पर ऐसा भी देखने को मिलता है 273.15 केल्विन भी। ठीक है ना। ये आरबीएससी की जो पहले राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर ये दे रखा है, और एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये दे रखा है। तो बर्फ का जो गलनांक है वो 273 केल्विन होता है लगभग। ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी कि वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जैसे कि जल का जो क्वथनांक है, जल एक द्रव है और जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक वो होता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 373 केल्विन ये होता है।
अब यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे, सर ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन क्या है? तो ये तापमान का मात्रक है। क्या है? तापमान का मात्रक। यहां पर आप एक चीज समझना है आपको, देखो तापमान के बारे में देखते हैं। देखो तापमान जो है ना, इस तापमान एक भौतिक राशि है। तापमान एक भौतिक राशि है। तो इस तापमान का मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को विज्ञान में मापने के लिए एक मात्रक होता है। कौन सा मात्रक की हम बात कर रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के अंदर। इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि जो भी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए कुछ मात्रक निर्धारित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहते हैं। और उसके अंदर तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है? केल्विन, के से लिखा जाता है। और इसका अन्य मात्रक भी होते हैं। तापमान के दो अन्य मात्रक है, एक तो है डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इस प्रकार से ये तापमान के मात्रक होते हैं। और दो चीजें ध्यान रखना, आप तापमान को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में, इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये दो चीजें दे रखी है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना और डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर बदलना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे? किसी का डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन में से, किस में से? केल्विन में से 273 को घटाएंगे, 273 को घटाएंगे। अगर आपको केल्विन निकालना है, क्या निकालना है? अगर तापमान को केल्विन में निकालना है तो आप क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को जोड़ेंगे। ये दो सूत्र हैं जिसको आप याद करेंगे, इसके आधारित आपके प्रश्न आते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देखो, हम गलनांक को पढ़ चुके, गलनांक को पढ़ चुके, क्वथनांक को पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं, एक देखो एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप ध्यान रखें। देखो किसी पदार्थ की जब अवस्था परिवर्तित होती है ना, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान वही रहता है, यानी समान रहता है। जैसे कोई बर्फ है, बर्फ किसी पात्र के अंदर भरा हुआ है और उसे हम गर्म करना शुरू करते हैं। चाहे आप कितना भी तेज हीटिंग दे दो, नीचे से कितना भी ज्यादा तापमान दे दो, जब तक वो बर्फ पूरा पिघल करके द्रव में नहीं बदलेगा, तब तक उस बर्फ का, यानी कि बर्फ के पानी का और उस बर्फ का जो तापमान होगा वो नियत रहेगा। पूरा द्रव में बदलने के बाद उसके बाद में वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो अवस्था परिवर्तन हो रही होती है उस समय उसके अंदर किसी भी प्रकार का तापमान चेंज नहीं होता, चाहे नीचे से कितना भी तापमान क्यों न दिया जाए। तो इस प्रकार, यानी कि जब आप तापमान नीचे से इतना बढ़ा रहे हैं उसके बावजूद भी उसमें ये इस प्रकार की, मतलब उसमें ये तापमान परिवर्तन अचानक क्यों नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर एक चीज टर्म आती है, उसको हम कहते हैं संगलन की प्रसुप्त उष्मा। क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त उष्मा या संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं उसे हम। तो ये होती क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है, तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा, प्रसुप्त उष्मा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा, इसके बारे में हम देखते हैं। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, तो संगलन की प्रसुप्त उष्मा में क्या है? देखो इसकी परिभाषा याद रखनी है। एक एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, किस पर? उसके गलनांक पर, यानी गलनांक का जो तापमान होगा उस तापमान पर, एक एटीएम दाब पर और 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर गर्म करने पर, गलनांक पर गर्म करने पर जो अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त उष्मा है, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त उष्मा, उस उष्मा को हम कहते हैं प्रसुप्त उष्मा। क्या कहते हैं? संगलन की प्रसुप्त उष्मा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा उसको हम कहते हैं।
ये होती है संगलन की प्रसुप्त। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर गर्म करने पर अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयुक्त की गई उष्मा को हम कहते हैं प्रसुप्त उष्मा। ये ध्यान रखना है, ये है संगलन की प्रसुप्त उष्मा। इसी प्रकार से एक होती है वाष्पन की या हम कह सकते हैं वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा या गुप्त उष्मा, प्रसुप्त उष्मा या फिर आप कह सकते हैं गुप्त उष्मा। तो ये क्या होती है? अब हम देखो जिस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है उसी प्रकार से इसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। देखो ये क्या होती है, एक एटीएम यानी एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गलनांक पर 1 किलोग्राम द्रव को, यहां पर गलनांक था, इसमें वाष्प बनाना है यानी कि द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए कौन सा तापमान होता है? क्वथनांक। तो यानी एक एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक पर गर्म करने पर उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयुक्त उष्मा को हम कहते हैं वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा या वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा। यानी एक एटीएम दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को क्वथनांक पर गर्म करने पर उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा को हम कहते हैं वाष्पन की प्रसुप्त उष्मा। तो ये होती है प्रसुप्त उष्मा। और इसके बारे में देखो ये हम बात कर चुके। अब हम बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि किस पर? देखो पदार्थ की अवस्था पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव, पदार्थ की अवस्था पर दाब का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।